जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि हार्ड और सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल जो है ना, किस तरह से हम डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स है, इससे हम डिसाइड करते हैं कि हार्ड एंड सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल जो है ना किस टाइप के हो सकते हैं, और रीजंस क्या है, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे हम डिसाइड करते हैं कि हार्ड न्यूक्लियोफाइल क्या होगा और सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल क्या होने वाला है। तो उसके बाद भी और कुछ पॉइंट्स देखेंगे जिससे और ज्यादा हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है या हार्ड न्यूक्लियोफाइल है। जैसे कि देखो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है। फर्स्ट पॉइंट है, जनरली पाई डोनर न्यूक्लियोफाइल्स आर सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। जो भी पाई डोनर न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं उसे जनरली सॉफ्ट न्यूक्लियोफिलिक होते हैं। ठीक है, जो भी पाई डोनर होंगे वो सॉफ्ट न्यूक्लियोफिलिक रहेंगे, याद रखना। उसके बाद, एज अ परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर इंक्रीजेस इन द कोवैलेंट बॉन्ड, हार्डनेस इंक्रीजेस। क्या होता है, एज द परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर इंक्रीजेस इन द कोवैलेंट बॉन्ड, हार्डनेस इंक्रीजेस। जब भी परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर बढ़ेगा किसी भी कोवैलेंट बॉन्ड में, तो क्या होगा, तो हार्डनेस इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो इसी के लिए हमारे पास दो एग्जाम्पल हैं। ये जो आयनिक कैरेक्टर है उसकी कंसेप्ट बताने के लिए, वो क्या है, देखो सबसे पहले हमारे पास है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये क्या है, ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, और यहाँ पे है गिलमन रिएजेंट। तो इसी के बेसिस पे इन दोनों को यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे कि हार्ड क्या है और न्यूक्लियोफाइल कौन सा है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है, देखो इस तरह से भी लिख सकते हो आप, CH3 Mg+2 Br-। मतलब देखो यहाँ पे कार्बन और मैग्नीशियम में, कार्बन और मैग्नीशियम में क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड है। ठीक है, इनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड है। अब जो कि आपको पता है कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम इलेक्ट्रो पॉजिटिव ही है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है, मेटल है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है, शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन जो इसके पास है, ये एक्चुअल में होते किसके पास है, कार्बन के पास। इसीलिए हम इसे लिखते हैं C-, और C- और Mg+, C- और Mg+। तो यहाँ पे देखो परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर, ये आपको याद रखना है। परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि कार्बन और मैग्नीशियम में क्या है, बहुत ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर का डिफरेंस है। इसीलिए ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये हार्ड रिएजेंट बनेगा या फिर हार्ड न्यूक्लियोफाइल बनेगा। ठीक है, अब बात करते हैं गिलमन रिएजेंट की। तो यहाँ पे जो कार्बन, यहाँ पे जो कार्बन और कॉपर के बीच में बॉन्ड होता है, यहाँ पे जितना मैग्नीशियम और कॉपर का जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अभी कार्बन और कॉपर में जो आयनिक कैरेक्टर होता है वो क्या है, कम है, और इसी की वजह से ये सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल बनेगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आयनिक कैरेक्टर का बहुत ज्यादा डिफरेंस है। वहां पे आयनिक कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो हार्ड न्यूक्लियोफाइल है। और गिलमन में वो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि वहां पे परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर कम है। ठीक है, नोट में आप यही पढ़ोगे कि गिलमन रिएजेंट इज लेस रिएक्टिव देन ग्रिग्नार्ड बिकॉज the alkyl groups are connected to copper rather than magnesium। ठीक है, मैग्नीशियम को वहां पे कार्बन अटैच है। दिस मेक्स देयर कार्बोनिक कैरेक्टर लेस pronounced since the carbon copper bond is less polarized than CMG bond। इसीलिए जब भी आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को देखोगे तो उसे आपको किसकी तरह एक्ट करवाना है, हार्ड न्यूक्लियोफाइल की तरह। और गिलमन रिएजेंट को आपको सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करवाना है।
तो इसे तो आप समझ गए होंगे। इसके बाद पहले भी आपने बहुत बार इससे रिलेटेड कुछ पढ़ा होगा। ओके, तो आगे चलते हैं, ट्रांसमेटालेशन रिएक्शंस देखते हैं। अब देखो, यहाँ पे ये जो ट्रांसमेटालेशन रिएक्शंस होती हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, अभी मैं आपको बताऊंगा। कि देखो, हियर टू मेटल एक्सचेंजेस देयर लिगैंड विथ ईच अदर। ओके, क्या होता है, हियर टू मेटल एक्सचेंजेस देयर लिगैंड विथ ईच अदर। दो मेटल क्या करते हैं, दो मेटल अपने लिगैंड को एक्सचेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RmGx। इसमें डाल दिया आपने कॉपर हलाइड। ठीक है, कुछ कोई भी कॉपर हलाइड हो सकता है। अब होता क्या है, ये जो X है ना, ये X ट्रांसफर किस पे होगा, इस मैग्नीशियम पे। एक्स ट्रांसफर होगा मैग्नीशियम पे, और ये आर जो ग्रुप है वो ट्रांसफर होगा कॉपर पे। क्योंकि क्या कर रहे हैं हम, दोनों मेटल्स में हम लिगैंड का एक्सचेंज करवा रहे हैं। तो एक्स ग्रुप जाएगा मैग्नीशियम पे और आर ग्रुप आएगा कॉपर पे। तो देखो, Mg के साथ ऑलरेडी एक्स था, तो ये भी एक्स इसके साथ जब अटैच होगा तो बनेगा MgX2, और कॉपर के साथ रहेगा आर कॉपर। क्या होगा, आर कॉपर। अब यहाँ पे कार्बन और कॉपर में बॉन्ड है, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर भी कम है। तो ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो किसकी तरह एक्ट करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल जो कि कॉपर के अटैच, कार्बन कॉपर के साथ अटैच है, तो ये सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट होगा। समझ गए। तो देखो, ये जो ग्रिग्नार्ड था, ये यहाँ पे हार्ड न्यूक्लियोफाइल था, ये हार्ड न्यूक्लियोफाइल था। आपने इसमें डाल दिया कॉपर हलाइड, तो ये बन गया सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। क्या बन गया, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो देखो ऊपर यहाँ पे जब आप इसकी रिएक्शन करवा रहे थे, तो ये CH3 माइनस जो था वो क्या था, हार्ड न्यूक्लियोफाइल था, और ये अटैक करता है हार्ड इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करता है। क्या करता है, हार्ड इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करता है, तो कार्बोनिल पे अटैक करेगा और आगे जाके प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, कहाँ पे, जब वो हार्ड था तो यहाँ पे इसे आपने बनाया सॉफ्ट, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ओवरऑल जो R माइनस बनेगा ना, मतलब यहाँ पे इससे क्या बनाया आपने, इससे बनाया R माइनस और Cu प्लस। तो ये ओवरऑल R माइनस जो बनेगा वो कार्बोनिल पे नहीं अटैक करेगा, ये अटैक करेगा किस पे, ये अटैक करेगा डबल बॉन्ड पे, मतलब 1,4 एडिशन करवाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, 1,4 एडिशन का आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो आगे जाके मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि इलेक्ट्रोफाइल किस टाइप के होते हैं, उसे हार्ड सॉफ्ट क्यों कहा जाता है। तो जनरली जब भी आपको रिएक्शन करनी होगी, तो हार्ड इलेक्ट्रोफाइल की आप रिएक्शन करते हो हार्ड न्यूक्लियोफाइल के साथ, और सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन करते हो सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल के साथ। ठीक है, बस इतना याद रखना अभी के लिए। तो हमें बस क्या डिसाइड करना है कि न्यूक्लियोफाइल कैसा है, उसके बाद हम उसकी रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है, किसके साथ, जिस टाइप का न्यूक्लियोफाइल होगा उसी टाइप के इलेक्ट्रोफाइल के साथ आपको उसकी रिएक्शन करना। तो ट्रांसमेटालेशन रिएक्शन में आपको क्या करना है, मेटल पे जो भी लिगैंड्स रहेंगे उसे बस एक्सचेंज करवाना है। ठीक है, आगे जाके ये जो कंसेप्ट है ये ऑर्गेनोमेटालिक रिएक्शन में भी पढ़ा हो, ऑर्गेनोमेटालिक में भी पढ़ते हो। ठीक है, ऑर्गेनोमेटालिक में इसमें कौन कौन सी रिएक्शंस होती है, जो कपलिंग रिएक्शन है ना, कपलिंग रिएक्शन में आप इस कंसेप्ट को आगे जाके यूज करने वाले हो, ट्रांसमेटालेशन की कंसेप्ट को। ठीक है, तो इसे बस देख लेना कि क्या होता है ट्रांसमेटालेशन रिएक्शन में। ठीक है, अगर अभी यहाँ पे अगर कोई हलाइड है, ग्रिग्नार्ड के साथ कोई कॉपर हलाइड है, तो वो किसकी तरह बन जाएगा, वो सॉफ्ट न्यूक्लियोफिलिक बन जाएगा। तो उसके बाद
उसके बाद देखो दो कंसेप्ट है, न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी। अब दो स्पीसीज है, न्यूक्लियोफाइल है और बेस है। दोनों क्या करते हैं, दोनों डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, बेस भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। ओके, दोनों भी डोनर ही होते हैं। पर इसमें डिफरेंस क्या है, न्यूक्लियोफाइल एक्चुअल में क्या होता है और बेस क्या होता है, क्या दोनों सेम ही है? तो यही आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना है। और उसके बाद ओके हमें देखेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी, उसकी टेंडेंसी, न्यूक्लियोफाइल की टेंडेंसी और बेस की टेंडेंसी, इसमें डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले देखो बेसिसिटी मतलब क्या है। बेसिसिटी मींस एफिनिटी टुवर्ड्स प्रोटॉन। बेस क्या करता है, बेस जनरली प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, समझ गए। वो बेस क्या करता है, जनरली प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। तो बेसिसिटी मींस एफिनिटी टुवर्ड्स प्रोटॉन। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो जनरली प्रोटॉन को डोनेट करेगा। उसके बाद न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इफ a species having affinity towards other than proton then it is said to be nucleophilicity। मतलब क्या है, मतलब ऐसी स्पेसीज जो प्रोटॉन को छोड़कर किसी और को इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, प्रोवाइड करती है, वो क्या होगा, वो न्यूक्लियोफाइल होगा। तो वो सेंटर फॉर एग्जांपल कार्बन हो सकता है या फिर कोई भी जिससे ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे। अभी के लिए हम लेके चलेंगे वो कार्बन एटम हो सकता है जिसे न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, ठीक है, क्योंकि जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका कार्बन ही होता है, उसी पे आप न्यूक्लियोफाइल पर का अटैक करवाते हो। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल मतलब कार्बन पे अटैक होगा, बेस मतलब प्रोटॉन को वो अटैक करेगा। यही डिफरेंस होगा न्यूक्लियोफाइल और बेस का। तो आगे जाके हम देखेंगे कि किस तरह से न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी को हमें डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। फर्स्ट पॉइंट देखो क्या है, as hardness increases basicity increases। क्या बता रहा है, जितनी जितना हार्डनेस ज्यादा होगा उतना बेसिसिटी ज्यादा होगा। मतलब अगर कोई क्या है, हार्ड न्यूक्लियोफाइल है, हार्ड न्यूक्लियोफाइल है, तो वो किसकी तरह एक्ट करेगा, वो बेस की तरह एक्ट करेगा। क्योंकि जितना हार्डनेस ज्यादा आएगा उतना ही, नहीं, हाँ, जितना हार्डनेस ज्यादा आएगा उतना ही उसका बेसिसिटी ज्यादा होगा। और जितना सॉफ्टनेस ज्यादा होगा तो वो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल जो है वो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी। और जनरली अगर आप देखोगे तो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल की ही न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होती है। गुड न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल ही होते हैं, ठीक है। तो जहां पे सॉफ्ट न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ज्यादा है वहां पे न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी, और जहां पे हार्ड न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ज्यादा है वहां पे बेसिसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। एग्जांपल्स देखेंगे और इसे समझेंगे, बस पॉइंट्स को अच्छे से समझ लीजिए। इफ द ऑर्डर एट if the donor atom is same then the order of basicity and nucleophilicity are same। अगर डोनर एटम सेम है तो उसकी बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, सेम ही रहेगी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ओके, फोर्थ पॉइंट, ये कॉन्जुगेट बेस ऑफ एन स्ट्रॉन्ग एसिड इज अ वीक बेस। ये तो आपको पता है, वीक डोनर एबिलिटी। जो कॉन्जुगेट बेस होता है किसका, स्ट्रॉन्ग एसिड का, वो क्या होता है, वीक बेस होता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होना चाहिए वो क्या होगा, वीक होना चाहिए, ठीक है। ये आपको पता होगा कि इसी पे हम एसिडिटी की ऑर्डर डिसाइड करते हैं, तो उसकी वीक डोनर एबिलिटी होती है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, if donor atom is different then the nucleophilicity and basicity order is different। थर्ड पॉइंट को ही यहाँ पे आगे जाके एक्सप्लेन किया है। अगर डोनर एटम सेम होते हैं तो दोनों सेम रहेगा, अगर डिफरेंट है तो ऑर्डर, न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी की भी डिफरेंट रहेगी।
इस कंसेप्ट को यहाँ पे समझते हैं सबसे पहले। जैसे कि देखो यहाँ पे HO माइनस, यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन, कार्बोक्सिलेट आयन एंड NO3 माइनस, ये सब है। डोनर एटम क्या है? यहाँ पे डोनर एटम है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है डोनर एटम। सभी केस में आप देख सकते हो ऑक्सीजन क्या है? डोनर एटम है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी की ऑर्डर जो है वो भी सेम होगी। ठीक है, और वो कैसी होगी बताओ? सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर बताओ क्या हो सकती है? ओके, तो चलो मैं बस एरो करता हूं, बताता हूं। देखो, ये इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी की ऑर्डर होगी नहीं। तो यहाँ पे जो है डोनर एटम क्या है? सेम ही है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी की ऑर्डर जो है वो भी सेम रहेगी। ठीक है, अब जहां पे डोनेट ज्यादा कर पाएगा, जो एटम ज्यादा डोनेट कर पाएगा वही क्या होगा आपका? गुड न्यूक्लियोफाइल होगा। मतलब इस साइड में अगर आप देखोगे तो ये न्यूक्लियोफिलिसिटी की ऑर्डर है, ये न्यूक्लियोफिलिसिटी की ऑर्डर है, और यही क्या होगी? बेसिसिटी की भी ऑर्डर। ठीक है, अब न्यूक्लियोफिलिसिटी की ऑर्डर किस तरह से आपको डिसाइड करनी है? जो ज्यादा डोनेट कर पाएगा वो क्या होगा? गुड न्यूक्लियोफाइल होगा। और एटम अगर सेम है तो उसकी बेसिसिटी भी क्या होगी? सेम ही रहेगी। एटम अगर सेम है तो बेसिसिटी की ऑर्डर भी सेम रहेगी। आगे देखो, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी आपको बतानी है। ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी RO माइनस, RS माइनस, RSC माइनस। अब न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा होगी? देखो, ये ऑक्सीजन है डोनर, सल्फर है डोनर, और ये क्या है? सेलेनियम। इसमें सबसे सॉफ्ट जो है वो ये है, और हार्ड जो है वो ये है। रीजन क्या है इसका सॉफ्ट होने का? इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है और साइज ज्यादा है। ओके, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एंड हाई साइज। इसी की वजह से क्या है? ये सॉफ्ट है। और इसके जस्ट ये अपोजिट है। ऑक्सीजन क्या है? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है और साइज कम है, इसलिए वो हार्ड न्यूक्लियोफाइल होता है। तो ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी अगर मैं बात करूं तो क्या रहेगी? जहां पे सॉफ्टनेस ज्यादा होता है, जहां पे सॉफ्टनेस ज्यादा होता है वो न्यूक्लियोफाइल, गुड न्यूक्लियोफाइल होता है। ये होगी यहाँ पे इसकी ऑर्डर। ओके, अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे बेसिसिटी की ऑर्डर बताओ, बेसिसिटी की ऑर्डर बताओ, तो यहाँ पे बेसिसिटी की ऑर्डर क्या होगी? जहां पे हार्ड कैरेक्टर ज्यादा है, जहां पे हार्ड कैरेक्टर ज्यादा है वो अच्छा बेस होगा, उसकी बेसिसिटी जो है वो सबसे ज्यादा होगी। तो यहाँ पे बेसिसिटी की ऑर्डर ये रहेगी। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। ठीक है, अभी इसमें भी आपको बताया सॉफ्ट कौन सा होता है? सॉफ्ट होता है आयोडीन, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, साइज ज्यादा है। फ्लोरीन, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, साइज कम है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी की ऑर्डर रहेगी F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस। और बेसिसिटी की ऑर्डर क्या होगी? F माइनस की ज्यादा होगी, Cl माइनस की इससे कम, Br माइनस की और कम, और I माइनस की सबसे कम। तो अच्छा बेस कौन सा होगा? F माइनस। और अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? I माइनस। ठीक है, I माइनस। ठीक, आगे चलो। यहां पे देखो ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन है। ठीक है, क्या है? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन है।
तो यहाँ पे भी क्या होता है कि ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी और ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी सेम होती है। अब यहाँ पे डोनर एटम तो सेम नहीं है, डोनर एटम डिफरेंट है। फिर वे ऐसा क्यों हो रहा है? सो ड्यू टू ऑलमोस्ट सेम साइज एंड चार्ज। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की साइज जो है वो ऑलमोस्ट सेम होती है। ऑलमोस्ट साइज क्या होती है? सेम होती है। अगर साइज सेम है तो ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी और ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी भी सेम रहेगी। तो ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा किसकी है? यहाँ पे है कार्बन की, यहाँ पे नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, सबसे लास्ट में फ्लोरीन। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी की भी सेम रहेगी क्योंकि साइज जो है एटम्स की और उस पे जो चार्ज है वो भी सेम है। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट जो है वो और इंपॉर्टेंट है कि देखो, बेसेस आर स्टेरिकली लेस सेंसिटिव, bases are sterically less sensitive, whereas nucleophilicity are sterically high sensitive। मतलब बेस जो है ना वो स्टेरिकल रिपल्शन या फिर स्टेरिकल हिंड्रेंस जो बोलते हो ना, वो अगर इंक्रीज होता है तो बेसिसिटी डिक्रीज करती है, वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। बेस पे अगर कोई क्या अटैच्ड है, ओके, लेस सेंसिटिव है। बेसिस क्या है? लेस सेंसिटिव है टुवर्ड्स स्टेरिकल रिपल्शन। एंड न्यूक्लियोफाइल्स क्या है? मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स स्टेरिकल रिपल्शन। मतलब क्या है? बेसिस पे अगर कोई बेस है उस पे अगर कोई बल्कि ग्रुप्स अटैच है तो उतना मैटर नहीं करेगा उसके बेसिसिटी में। ठीक है, उसकी बेसिसिटी कम या ज्यादा नहीं होगी। पर अगर किसी न्यूक्लियोफाइल पे, अगर किसी न्यूक्लियोफाइल पे क्या अटैच्ड है? कोई बल्कि ग्रुप्स है तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी क्योंकि न्यूक्लियोफिलिसिटी आर स्टेरिकली हाई सेंसिटिव। समझ लो बात को, जितना बल्कि ग्रुप्स होगा किसी न्यूक्लियोफाइल पे उतना ही वो क्या होगा? कम न्यूक्लियोफिलिक होगा। बेस में ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो जहां पे कुछ वो माइनस है, यहाँ पे भी ओ माइनस है, दोनों एटम ऑक्सीजन ही है, बस ग्रुप्स में डिफरेंस है। यहाँ पे देखो लॉन्ग चेन है, यहाँ पे एक आइसोप्रोपिल ग्रुप है और यहाँ पे लास्ट में टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है। तो लास्ट वाले में ये जो टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन है ये बहुत ज्यादा बल्कि है। ये क्या है? बहुत ज्यादा बल्कि है। तो अगर मैं बताऊं कि आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी की ऑर्डर बतानी है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी की ऑर्डर देखो इस तरफ होगी, क्योंकि जहां पे बल्कीनेस ज्यादा होता है, स्टीरिक रिपल्शन ज्यादा होता है, वहां पे क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होती है। तो इस डायरेक्शन में मतलब लेफ्ट साइड में न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी। ओके, और राइट साइड में बेसिसिटी ज्यादा होगी क्योंकि बेसेस आर स्टेरिकली लेस सेंसिटिव टुवर्ड्स किसके पास? बल्कि ग्रुप्स। ओके, तो यहाँ पे बेसिसिटी ज्यादा है, इसका भी कुछ रीजन है वो आगे भी आप समझ जाओगे कि क्यों यहाँ पे बेसिसिटी ज्यादा होती है। क्योंकि यहाँ पे क्या है? डोनर ग्रुप्स अटैच है, वो इस ऑक्सीजन की बेसिसिटी बढ़ाएंगे ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन की जब कंसेप्ट आएगी तो आप इजीली समझ जाओगे। तो इतना याद रखो कि जितना न्यूक्लियोफाइल बल्कि होगा उतनी ही उसकी बल्कि न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी। इसी एग्जांपल को और अच्छे से समझ लेते हैं। जो क्या करते हैं हम, जो बेस या न्यूक्लियोफाइल हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज करते हैं। ओके, तो अगर मैं एक बेस्ट एग्जांपल बताऊं तो वो है एलडीए। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका नाम सुना होगा। ये एक बेस है और बल्कि बेस है, ये भी पता होगा। तो ये देखो, ये है लिथियम डाइसोप्रोपिल अमाइड। ये क्या है? लिथियम डाइसोप्रोपिल अमाइड। ये एक बेस होता है। ठीक है, क्या है? ये बेस है।
तो यहाँ पे देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, एज द बल्कीनेस इंक्रीजेस न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज करती है, और एज द बल्कीनेस इंक्रीजेस बेसिसिटी इंक्रीज करती है। जितनी जितना बल्कीनेस ज्यादा होगा बेसिसिटी ज्यादा होगी, और जितना बल्कीनेस ज्यादा होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी। तो ये जो एलडीए है इस पे आइसोप्रोपिल ग्रुप है, और इसमें बहुत सारे प्रोटॉन्स है, हाइड्रोजन्स है, तो ये बल्की है, बहुत ज्यादा बल्की है। तो ये जो नाइट्रोजन है जो कि डोनर एटम है, वो किसकी तरह एक्ट करता है, बेस की तरह, क्योंकि ये डोनेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि बल्कीनेस ज्यादा है, स्टेरिक रिपल्शन ज्यादा है, इसलिए। अब ये LHMDS देखो, ये भी सेम ही है, ये भी बल्कि होता है। ओके, ये क्या क्या है, लिथियम हेक्सामेथिल डाइसिली, ठीक है। ये क्या है, ये भी हम जनरली बेस की तरह ही यूज करते हैं। अगर आपके रिएक्शन में आपको ऐसा बेस यूज करना है जो क्या नहीं होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल नहीं होना चाहिए, तो आप क्या यूज करोगे, तो वहां पे आप यूज करोगे इस टाइप के बेस, ठीक है। इसका एग्जांपल बहुत अच्छे से आप समझोगे, ठीक है, बस बता दूंगा। देखो LTMP है, DBU है, ये सभी हम क्या करते हैं, बेस की तरह यूज करते हैं, ठीक है। DBU तो ये है LTMP, ठीक है, ये सब यूज करते हैं। तो चलो एक एग्जांपल बताता हूं जिससे आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। और एक एग्जांपल हमारे पास है ब्यूटाइल लिथियम। अब ये ब्यूटाइल लिथियम कैसा होता है, 1 2 3 4, ये C- और ये Li+, ये है ब्यूटाइल लिथियम। अब देखो लॉन्ग चेन है, कोई बल्कीनेस नहीं है, तो ये अच्छा बेस भी होता है और न्यूक्लियोफाइल भी होता है। ये बेस भी है और न्यूक्लियोफाइल भी है, क्योंकि देखो कोई बल्कि ग्रुप नहीं है, तो बेस की तरह यूज कर सकते हो, और न्यूक्लियोफाइल के वो भी तरह यूज कर सकते हो। एलडीए जो है उसे आप न्यूक्लियोफाइल की तरह नहीं यूज कर सकते, ये बेस ही होगा, ये क्या होगा, बेस की तरह ही एक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लो मेरे पास कोई इस तरह का स्टार्ट, कहाँ गया, मेरे पास कोई इस तरह का स्टार्टिंग मटेरियल है, मुझे इस पे बेस चाहिए। अब ये बेस क्या करेगा, इससे प्रोटॉन निकालेगा, कौन सा प्रोटॉन, इस प्रोटॉन को निकालेगा। अब प्रोटॉन को जब स्टैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे इनोलेट का फॉर्मेशन होगा, O- ऐसे होगा, ठीक है। तो आपको कौन सा बेस यूज करना है, मैं आपको दो ऑप्शंस देता हूं, आपको यूज करना है ब्यूटाइल लिथियम या फिर एलडीए, दो है, ब्यूटाइल लिथियम भी यूज कर सकते हो, और यहाँ पे एलडीए भी आप यूज कर सकते हो। तो आप कौन सा बेस यूज करोगे जिससे क्या हो, यहाँ पे इस तरह का इनोलेट का फॉर्मेशन हो। तो देखो अगर आपने ब्यूटाइल लिथियम यूज किया तो क्या हो जाएगा, ये प्रोटॉन तो निकालेगा, इनोलेट भी बन जाएगा, पर यहाँ पे साइड प्रोडक्ट भी बनेगा। साइड प्रोडक्ट में क्या होगा, हो सकता है कि ये ब्यूटाइल लिथियम न्यूक्लियोफाइल की तरह इस कार्बोनिल पे अटैक करे और अल्कोहल का फॉर्मेशन हो, मतलब यहाँ पे कार्बोनिल पे एडिशन रिएक्शन होगी, मतलब समझ गए। तो ये भी यहाँ पे प्रोडक्ट बन सकता है, किसके प्रेजेंस में, ब्यूटाइल लिथियम के प्रेजेंस में। तो ब्यूटाइल लिथियम बेस की तरह भी एक्ट हो सकता है और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट हो सकता है। पर मैं अगर बात करूं एलडीए की, तो एलडीए ओनली क्या करेगा, यहां से बेस अब्स्ट्रैक्ट करेगा और इनोलेट का फॉर्मेशन देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसे नहीं यूज करना है, अगर आप इसे यूज करते हो तो ये भी बनता है, ठीक है, यहाँ पे ये भी बनेगा। तो याद रखना, जितनी जितना बल्कीनेस ज्यादा होगा उतना ही उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम रहेगी। तो अगर आपको गुड न्यूक्लियोफाइल चाहिए तो उस पे बल्कीनेस कम होना चाहिए, स्टेरिकली रिपल्शन जो करते हैं वो वाले ग्रुप कम होनी चाहिए, तभी उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी।
ठीक है, तो चलो दो तीन एग्जांपल्स देखते हैं इस पॉइंट पे। अगर कोई डाउट है तो मुझे आप कभी भी पूछ सकते हो। तो ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी बतानी है आपको यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। तो ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी के लिए कंसेप्ट क्या है, देखो यहाँ पे, एज द बल्कीनेस इंक्रीजेस बेसिसिटी इंक्रीजेस, बल्कीनेस इंक्रीजेस बेसिसिटी इंक्रीज। ठीक है, तो जितना बल्कीनेस ज्यादा होगा, मतलब बल्कीनेस का मतलब क्या होता है, अगर बल्की ग्रुप होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। ओके, आगे जाके आप पढ़ोगे प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट, माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट, इससे क्या होता है वो आपको आगे जाके समझ में आ जाएगा। फिर भी बल्की ग्रुप जो है वो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, उससे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ती है और बेसिसिटी भी बढ़ेगी। ओके, तो जितना बल्कीनेस ज्यादा होगा उतनी बेसिसिटी ज्यादा होनी चाहिए। तो फर्स्ट में देखो दो मिथाइल ग्रुप है तो बेसिसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, क्या है, ज्यादा। अब सेकंड और थर्ड में सेकंड की ज्यादा होगी, थर्ड की कम होगी। अब फर्स्ट की ज्यादा क्यों है, दो मिथाइल ग्रुप है। अब सेकंड और थर्ड में, सेकंड और थर्ड में देखो सेकंड की ज्यादा है। अब यहाँ पे सेकंड की ज्यादा क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, और यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है। अभी आप बोलोगे कि यहाँ पे बल्कीनेस ज्यादा है। अब देखो बल्कीनेस तो यहाँ पे ज्यादा है, वो एक्चुअल में ये इस नाइट्रोजन को ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड नहीं करते हैं ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है ना तीनों, ये इस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा इंक्रीज करते हैं। यहाँ पे देखो इस कार्बन पे अल्फा पोजीशन पे कोई भी प्रोटॉन नहीं है, बीटा पोजीशन पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। आगे जाके आप देखोगे हाइपर कॉन्जुगेशन, ये क्यों हो रहा है, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये सब सब कंसेप्ट जो है ना मैं आगे कराऊंगा, बस आपको याद रखनी है कि इस तरह से होता है। तो ये जो है इसकी ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी होगी फर्स्ट टू थ्री फोर। ठीक है, लास्ट में कोई भी ग्रुप नहीं है जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कराएगा, इसलिए वहां पे सबसे कम बेसिसिटी होगी।